तो कैसे हैं आप लोग। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसको कवर करूँगा। कौन सा? मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 का जो क्रांति था, ठीक है, जिसे बहुत सारे नामों से सिपाही विद्रोह, अंग्रेज सिपाही विद्रोह बोलते हैं, और जो भारत के इतिहासकार हैं वो क्या बोलते हैं, वो क्रांतिकारियों का विद्रोह बोलते हैं। कई सारे ऐसे नामों से इन्हें जाना जाता है। तो हम आज 1857 में जो क्रांति हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसका कारण क्या था। बहुत सारे कारण थे, ठीक है। कितने लोग जानते होंगे? बस यही कारण जानते होंगे क्योंकि जो पिस्टल थी, ठीक है, जो राइफल थे, उसकी गोलियां थे, उस गोलियों में क्या सुअर और गाय की चर्बी डाली हुई थी। और उसको क्या, सैनिक जो होते थे उसको लोड करने से पहले उनको मुंह से खोलना पड़ता था, ठीक है। तो क्रांति का विद्रोह हुआ। बल्कि ऐसा नहीं है, बस यही एक रीजन नहीं था, बहुत सारा रीजन था, ठीक है। तो अभी हम क्या जानेंगे, उसका रीजन क्या था, क्रांति हुई क्यों, ठीक है, और कैसे इतना मतलब एक विशाल रूप धारण कर लिया जो विद्रोह था। क्योंकि छोटे स्तर से ही स्टार्टिंग में शुरुआत हुई थी, लेकिन हम धीरे धीरे पहले उसका कारण समझेंगे, क्या क्या कारण थे। उसके बाद हम मेन मुद्दा हमारा है कि क्रांतिकारियों ने कैसे किस किस जगह से ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म किया, ठीक है, अवध, झांसी, ये सारी चीज। और ये भी हम जानेंगे कि असफल क्यों रह गया, ठीक है, क्योंकि विद्रोह तो काफी व्यापक तौर पे हुआ था। बहुत ही कई सारे सैनिक बहुत शासकों ने अपना सहयोग भी दिया था, ठीक है। लेकिन हम अभी सबसे पहले जानेंगे कि उसका जो मेन कारण था, मेन कारण कह सकते हैं या फिर कहें तो मेन कारण, बहुत सारे कारण थे, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे कारण बनते बनते एक विशाल व्यापक रूप ग्रहण कर लिया उसने, और फिर क्रांति का विद्रोह हुआ, ठीक है, या फिर सिपाही विद्रोह हुआ। इसके बारे में हम जानेंगे आज। तो हमारा क्लास आज उसी पे है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मैं आज इसे कवर कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1857 की क्रांति, ठीक है। विद्रोह का कारण क्या था, देखिए बताते हैं विद्रोह का कारण। सबसे पहले हम देख लेते हैं कारण क्या था। अंग्रेजों की उदारवाद नीति और व्यापगत का सिद्धांत। अंग्रेजों की उदारवाद नीति मतलब अंग्रेज है ना, जो कैसे भी करके हमारे क्या थे, इंडिया के जितने भी शासकों के साम्राज्य थे उस टाइम पे उसको हड़पना चाहते थे, ठीक है। व्यापगत की नीति मतलब इसको हड़प नीति भी आप कह सकते हैं। और व्यापगत की नीति ये थी क्योंकि डलहौजी लाया था, ठीक है। व्यापगत की नीति आप जो लिखा हुआ है काफी छोटे छोटे शब्दों में लिखा हुआ है, आप इस पे कम फोकस कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो डलहौजी था। ऐसे व्यापगत की नीति तो लागू हुई काफी बाद में, लेकिन 1840 में ही ये वर्ड मतलब ये शब्द सुनने को हमें मिल गया था, ठीक है। मतलब डलहौजी से ये शब्द हमको सुनने को मिल गया था कि 1840 में ही कि व्यापगत की नीति यानी हड़प नीति का सिद्धांत है ये, और राज्यों को क्या होता था, हड़पा जाता था, ठीक है। अधिक मात्रा में भारतीय शासकों का प्रमुख को हटा देना, मतलब अधिक मात्रा में मतलब बहुत सारे ऐसे रियासतें थे जिसमें क्या किया जाता था, उसके जो शासक थे उनको हटा दिया जाता था और उनके जो राज्य था उनको हड़प लिया जाता था, ठीक है। डलहौजी ने अपने व्यापगत के सिद्धांत से कई रियासतें को अपने कब्जे में लिया था, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं सतारा, नागपुर, झांसी, जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर। और जो व्यापगत का सिद्धांत है, इसमें होता क्या था कि मान लीजिए कोई शासक है, ठीक है, और उसका दंतक पुत्र, मतलब दंतक पुत्र अगर है भी चाहे नहीं भी है तो उसके राज को हड़प लिया जाता था। मतलब सीधे सीधे आप लफ्जों में समझिए कि कोई शासक है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब उसका पुत्र ही नहीं है, ठीक है। उसका पुत्र नहीं है, और उसको पुत्र नहीं है तो उसको गोद लेने तक का अधिकार नहीं दिया जाता। जैसे पहले के जमाना में क्या था, मतलब पहले के शासक क्या करते थे, मान लो उनका बेटा नहीं है तो किसी को विधिवत मतलब गोद लिया किसी को, ठीक है, फिर उसको अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन डलहौजी ने क्या किया, उसने सीधे सीधे ये नीति लागू कर दी कि अगर किसी का पुत्र नहीं है, ठीक है, तो उसको हम हड़पेंगे ही, अपने राज्य में ब्रिटिश राज्य में मिला लेंगे या ब्रिटिश कंपनी में शामिल कर लेंगे, मिला लेंगे। लेकिन उनको ये भी ऑप्शन नहीं दिया गया, जो भारतीय शासक थे उस टाइम पे, कि आप गोद भी नहीं ले सकते किसी को, ठीक है, आप गोद भी नहीं ले सकते क्योंकि गोद लेंगे तो उत्तराधिकारी बन जाएगा,
तो गोद लेने का भी अधिकार नहीं दिया गया। ये था व्यापकता का सिद्धांत जिसको बोलते हैं। और इसी के मदद से उसने इतने सारे रियासतों क्या किया, अपने ब्रिटिश राज में मिला लिया। सतारा, नागपुर, झांसी, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, ये सारे, ठीक है। और डलहौजी ने आगे क्या किया, डलहौजी ने अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। और जिससे हुआ क्या, अवध में मिला लिया, और ऐसी जो नीति उसकी थी, ठीक है, हड़प नीति। तो जब वो हड़प रहे हैं, किसी राज को आप हड़प रहे हैं, ठीक है, अपने राज्य में मिला रहे हैं, तो आप उस पर अपना कानून लागू कीजिएगा। अपने आपके जो व्यक्ति हैं उसको आप काम करने, मतलब कोई भी काम की जगह उसको आप रखिएगा कि चलो ये काम करना है। आप ही अगर समझ लिया आप ही कोई शासक हैं, ठीक है, और आपने किसी राज को अपने कब्जे में कर लिया, तो उसको अपने हिसाब से चलाइएगा ना, कि बस आप कब्जा करके बैठ जाइएगा। अब जैसे मोदी जी को एग्जांपल ले लेते हैं। अब मोदी जी देखिए, अब प्रधानमंत्री बन गए, तो प्रधानमंत्री तो वो अपने हिसाब से ना देंगे कि हाँ इसको हम ये मिनिस्ट्री देते हैं, इसको हम ये मिनिस्ट्री देते हैं। अब जो पहले का जो था, पहले के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दे रखा था, वैसे तो होगा नहीं ना, वो अपने हिसाब चलाएंगे। तो डलहौजी ने जब ये सारे रियासतों को हड़पा, तो उसने किया क्या कि जितने भी भारतीय, ठीक है, भारतीय जो जगह जगह पे मतलब क्या थे, किसी किसी काम पे, किसी पोस्ट पे थे, ठीक है, क्या थे, किसी पोस्ट पे थे, जैसे अधिकारी हो गए, सैनिक हो गए, ठीक है, उनको हटा दिया और फिर ब्रिटिश कंपनी के जो सैनिक थे उनको लाया। तो काफी ज्यादा भारतीय सैनिक और जो काम करते थे अधिकारी वो बेरोजगार हो गए, ठीक है, क्योंकि उसने अपने बंदों को लाया, अपने मतलब ब्रिटिश कंपनी के जितने सिपाही थे या फिर अधिकारी थे उनको लाया उनके जगह पे, तो वो सारे बेरोजगार हो गए। और बेरोजगार हो गए तो ये चिंता का विषय बन गया भारतीय में कि ऐसा होगा, बेरोजगार होगा भाई तो घर कैसे चलेगा, है कि नहीं। तो ये भी एक कारण था, ठीक है। और फिर देखते हैं हम सामाजिक और धार्मिक कारण। 1857 की क्रांति में सामाजिक और धार्मिक कारण का भी बहुत बड़ा योगदान था। देखते हैं कैसे। भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, ठीक है, काफी क्रूर व्यवहार करते थे, मतलब भारतीयों कुछ समझते ही नहीं थे। बोले डलहौजी था मनमौजी, क्या था, डलहौजी मनमौजी था, अपने हिसाब से कुछ भी कर रहा था वो, ठीक है। तो भारतीय के साथ काफी क्रूर व्यवहार करते थे, उनको मतलब अच्छे पोस्ट पे भी जाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि इंग्लिश का चलन हो गया था। और भारतीय लोग अभी भी हम लोग हिंदी ही बोलते हैं, जबकि अभी भी ऐसा देखा जाता है कि जो इंग्लिश नहीं बोल पाता उसको जाता है कि आप मतलब आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, आप कुछ भी पास कर लीजिए, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो बाहर के शहरों में जाइएगा ना, आपको अनपढ़ के दृष्टि से ही देखा जाएगा, और ऐसा होता है, ठीक है। तो भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, ठीक है। और क्या हुआ था, पश्चिमी सभ्यता का विस्तार के कारण देश का बड़ा वर्ग चिंतित था। मतलब भारत जो तो यूरोप है, पश्चिमी न है, हम लोगों से वो पश्चिमी ही है, पश्चिमी देश हम उसको कहेंगे। वो लोग भले ही हमें पूर्वी देश कहेंगे, लेकिन हम लोग तो उसे पश्चिमी देश ही कहेंगे। तो उनका जो था ना सभ्यता काफी विस्तार हो रहा था, ठीक है। और हम लोग क्या, हम लोग पलथी मार के बैठते हैं, हाथ से खाते हैं, ठीक है, आराम से पलथी मार के बैठते हैं, हाथ से खाते हैं। जब तक हाथ से नहीं खाएंगे मन नहीं भरता, पेट नहीं भरता। और उन लोग क्या था, चम्मच और चाकू से कटकुट करके वो सब अपने स्टाइल से खाते थे। तो जो हिंदू की सभ्यता थी, और काफी सारे ऐसे उनका ड्रेसिंग सेंस भी हम लोगों से काफी अलग था, उनका वेशभूषा बोलचाल भी काफी हमसे अलग था। तो जिससे क्या था, अभी भी होता है ना अभी भी देख लीजिए, अभी के सिचुएशन में आप मतलब एग्जांपल ले लीजिए कि कोई आता है, मतलब कोई भी वो एक्ट्रेस या एक्टर कोई भी ले लीजिए, मतलब वो छोटे छोटे कपड़े, मतलब उसकी मर्जी है, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, या फिर इंग्लिश का प्रचलन ज्यादा, मतलब जगह जगह पे इंग्लिश बोलते हैं, या फिर देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो हमारे जो देश के बड़े वर्ग हैं, मतलब जो पंडित हो गए या फिर जो ज्ञानी वर्ग है, वो चिंतित होते हैं ना कि हमारे सभ्यता क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, और कोई और सभ्यता भारत देश में क्या हो रहा है, विस्तार कर रहा है। तो उस टाइम पे ये चीज भी देखने को हमको लोगों को मिला, ठीक है। तो पश्चिमी सभ्यता यानी यूरोप सभ्यता से जो मतलब लोग आए हुए थे यहाँ ब्रिटिश, उनका वेशभूषा, पहनावा, तौर तरीके, खाने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, ये सारी चीजें अलग अलग थे, जिससे देश का बड़ा वर्ग क्या था, चिंतित था कि हमारे सभ्यता क्या अंत ना हो जाए, ठीक है। ये हो गया कारण। फिर अंग्रेजों के रहन सहन और व्यापार आविष्कार
का असर भारतीय मान्यताओं पर पड़ने लगा। मतलब अंग्रेजों के जो रहन सहन था, ठीक है, क्योंकि वो एक ही भगवान में मानते थे, ठीक है, सबको मानना चाहिए, मतलब सबको मानना चाहिए, लेकिन सबका अपना एक इंडिविजुअलिज्म अरे हमको इंडिविजुअल नहीं बोलने आ रहा है, अपना एक होता है, ठीक है। जैसे हमको कोई थोड़ा थोप देगा हम पे कि तुम ये मानोगे वो मानो, मेरा जो हमको जो मानना है वो मानेंगे। तो वो चर्च मतलब ईसा मसीह में मानते थे, मैं आप मानिए, तो ये उन भारतीयों पे भी दबाव देते थे कि आप भी मानिए, ठीक है। तो हुआ क्या कि उनका रहन सहन, व्यापार, आविष्कार, जो उनका आविष्कारों तक, मतलब जो आविष्कार भी वो कर रहे थे, उनको भी क्या हो रहा था, भारतीय जो मान्यताएं थे, जो मान्यता, जैसे अगर आप साइंस की तरफ जाइएगा, मतलब ज्ञान की तरफ अगर बढ़ेंगे, तो आपको धार्मिक दृष्टि को दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। धार्मिक दृष्टि से क्या आपको अपना दूर रखना पड़ेगा उसको, क्योंकि अगर आप धर्म के रास्ता पे चलिएगा, धर्म में कई सारे ऐसी चीजें बताते हैं जो साइंस के बिल्कुल विरुद्ध है, और साइंस हमको कई सारी ऐसी चीजें बताते हैं जिसको अगर आप जानिएगा तो आपको धार्मिक चीजों पे क्या होगा, डाउट होगा, क्या तो साइंस ऐसे कह रहा है, धर्म भी ऐसे कह रहा है, और साइंस विद प्रूफ देता है। और धार्मिक मान्यताएं कहाँ है कि धार्मिक मान्यता है, ठीक है, यहाँ पे किसी का प्रूफ नहीं है, ठीक है, लेकिन मान्यता है भाई, और उसमें गलत थोड़ी है, कुछ गलत नहीं है। तो क्या हो रहा था, भारतीय मान्यताओं पे भी क्या हो रहा था, इसका असर पड़ रहा था, ठीक है। और उसके बाद हुआ क्या कि 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया, और 1850 में एक अधिनियम आया जिसमें वंशानुक्रम के अधिनियम को, जैसे वंश के आधार पर जो था, ठीक है, जो प्रथा चली आ रही थी, चाहे शासन हो चाहे कुछ भी हो, उसको बदल दिया गया। ये भी एक बड़ा कारण था, ठीक है। और ईसाई धर्म अपनाने वालों को पद में वृद्धि कर दिया जाता था। मतलब जो हिंदू धर्म है, अगर वो ईसाई धर्म अपना रहे हैं, तो मान लीजिए वो हवलदार है, तो उसको SI सब इंस्पेक्टर बना दिया जाता था। सब इंस्पेक्टर है तो उसको उससे बड़ा इंस्पेक्टर बना दिया जाता था। ये सारी चीजें कर दी जाती। मतलब जो ईसाई धर्म जो मानने वाले थे, उनको ये लोग क्या समझते थे, बहुत ऊपर का समझते थे, और जो हिंदू धर्म थे उस टाइम पे, उसको ये लोग नीचे का समझते थे। इसीलिए ईसाई धर्म को मानने वाले को क्या कर दिया जाता था, पद में वृद्धि करती जाती थी, ठीक है, उनका प्रमोशन कर दिया जाता था, ऐसा होता था। और लालच में कितने भारतीयों ने भी एक्सेप्ट किया, ईसाई धर्म को अपनाया, ठीक है। और भारतीय धर्म को मानने वालों को अपमानित किया जाता था, ठीक है। भारतीय जो धर्म मानते थे उनको अपमानित किया जाता था। यहाँ तक कि जो सती प्रथा है, ठीक है, सती प्रथा पे रोक लगा था उसी टाइम पे, और विधवा पूर्ण विवाह भी उसी टाइम पे मतलब अधिनियम आया था। इन सारे चीजों को भी क्या समझा गया कि भारतीय मान्यताओं के खिलाफ समझा गया। उनको लगा कि भारतीय मान्यताओं के लिए क्या ये सब सारी चीजें क्या है, खतरा है। क्योंकि चेंज अगर देखिए, अंग्रेजों ने काफी क्रूर व्यवहार किया हम लोगों के साथ, लेकिन कुछ कुछ अच्छी चीजें भी की, जैसे कि सती प्रथा, ठीक है, और बलि मतलब बलि देना, और क्या सा विधवा पुनर्विवाह, ये सारी चीजें भी लाई, ठीक है, जो कि उनके अच्छाई में 1% में ही आता है। तो ये सारी चीजें वो कर रहे थे, तो इनको भी खतरे के दृष्टि देखा गया। अगर देखेंगे आप तो कोई भी अगर नया चीज आता है, ठीक है, जिसमें लगता है कि ये चीज नया है, तो लोगों को एक्सेप्ट करने में, जो आपकी प्रकृति को चेंज कर दे, आपके स्वभाव को बदल दे, आपको सोचने में मजबूर कर दे, ठीक है, तो लोगों को लगता है कि ये कुछ गलत है, ठीक है। मतलब कोई भी नया चीज अगर इंसान अडॉप्ट करता है या समाज में नया चीज आता है, तो ऐसा होता है, ठीक है। और आविष्कारों को भी क्या किया गया, उनके आविष्कार भी थे, इनको भी भारतीय मान्यताओं के लिए खतरा माना गया, ठीक है। ये आविष्कार से मतलब मेरे को एक चीज याद आ गया, यूरोप में मतलब बाहर के देशों में उस टाइम जो चर्च का ही कानून चलता था, ठीक है, और जैसे न्यूटन हो गए, ठीक है, गैलीलियो हो गए, ब्रूनो करके एक साइंटिस्ट थे, ब्रूनो करके, मतलब जो यूनानी मतलब जो थे, जो चर्च का कानून है कितना कड़ा था, मैं ये बताना एग्जांपल के थ्रू बताना चाह रहा हूँ आपको कि ब्रूनो करके एक साइंटिस्ट थे, आविष्कारक थे, ठीक है। उन्होंने मतलब चर्च का कानून था ना कि मतलब आप सवाल नहीं पूछिए, हम जो बोल दिए वो मान लीजिए कि यहाँ पे इसको धरती नहीं, इसको क्या कहते हैं, इसको टैबलेट कहते हैं, इसको स्मार्टफोन कहते हैं, तो आपको स्मार्टफोन ही कहना पड़ेगा। चर्च का कानून इतना उस टाइम पे क्रूर था, उस टाइम पे, ठीक है। तो ब्रूनो को मतलब जो आविष्कार वो कर रहा था, वो चर्च के कानून के, मतलब चर्च की जो मान्यताएं थी उसके वो खिलाफ था। तो ब्रूनो को पता क्या कर दिया गया था, ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि
चर्च के मान्यताओं, मतलब जो चर्च को मानने वाले थे उनके मान्यताओं क्या कर रहा था, वो ठेस पहुंचा रहा था, जबकि ऐसा था नहीं। फिर भी क्योंकि उनका दुकान बंद हो जाता, अगर सब लोग जागरूक हो जाते तो उनका दुकान बंद हो जाता। यहाँ तक कि गैलीलियो को भी, ठीक है, उनके आविष्कारों के लिए उनको उम्र कैद की सजा हो गई थी। ठीक है, जो ये आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ मोशन, ये उन्होंने अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पे लिखा था, आखिरी पड़ाव पे वो सिद्धांत दिया था लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि वो बहुत क्वेश्चन करते थे। चर्च बोलता था कि नहीं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी है ना जो ब्रह्मांड का केंद्र है। तो गैलीलियो ने अपने देखा प्रयोग में, कह रही ये तो गलत बोल रहे हैं, तो उसने विरोध किया उसका। तो उसको लगा नहीं, हम चर्च वाले हैं, हम भगवान के मतलब दूत हैं, हम बोल रहे वही सही होगा। ऐसे करके उनको ताउम्र कारावास कर दिया गया था। न्यूटन इस चीज से बचे रहे थे क्योंकि न्यूटन चर्च के कानून को भी मानते थे और अपने साइंस में भी रुचि उनका था। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, मतलब 4 या 5 मिनट का है। जब गैलीलियो की मौत हुई थी ना, तो उससे 11 मंथ बाद न्यूटन का जन्म हुआ था। तो पूर्व जन्म में जो विश्वास करते हैं वो लोगों का कहना है कि गैलीलियो अपने अंतिम समय में, क्योंकि उम्र कैद की उनको सजा हुई थी, तो कई प्रकार के पीड़ों से वो गुजरे थे। तो जो पूर्व जन्म में मानते विश्वास करते हैं वो बोलते हैं कि न्यूटन जो है गैलीलियो का ही दूसरा जन्म है, क्योंकि गैलीलियो अपने अंतिम समय में काफी मतलब उनका स्थिति काफी खराब था। ठीक है, काफी दूर घटनाओं से वो गुजरे थे। इसलिए न्यूटन जब पैदा हुए थे तो काफी दुबले पतले थे, मतलब काफी कमजोर थे वो। इसलिए इस जन्म में न्यूटन जो हुए दुबले पतले जन्म हुए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सामाजिक और धार्मिक कारण। अब देख लेते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण देख लेते हैं। किसान अनेक प्रकार के लगान से परेशान थे। किसान क्या थे, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, बहुत प्रकार के लगान लगा रहे थे। ठीक है, ये भी एक कारण है 1857 के विद्रोह का। अनेक प्रकार के लगान लगा रहे थे और जिससे हो क्या रहा था, जो उनकी पुश्तैनी जमीनें थी, ठीक है, लगान ना चुकाने की वजह से वो उनसे छीनी जा रही थी। ठीक है, छीनी जा रही थी। और जो सैनिक काम कर रहे थे ब्रिटिश कंपनी में, वो किसानों के ही बेटे थे, कोई बेटा पोता ये सब काम कर रहे थे। ठीक है, तो किसानों को मतलब गुस्सा, और वैसी बात है कि उनको में क्या हुआ, क्रोध की भावना उत्पन्न हो गई। और क्योंकि जो फौजी थे जो ब्रिटिश कंपनी में काम कर रहे थे वो भी किसानों के कोई बेटा था, कोई पोता था, कोई दामाद था, तो उनका गुस्सा फिर सिपाहियों में भी हमें देखने को बाद में मिला, मतलब उनसे ही कन्वर्ट होकर सिपाहियों में हो गया। ठीक है, और तो ये था किसानों के बारे में, मतलब ये कारण था। ठीक है, और एक कारण क्या है कि आर्थिक कारण में कि औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश वस्तुओं भारत में आए, जिससे भारतीय उद्योग को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, औद्योगिक क्रांति उसी के आसपास में आई थी। तो उसके आने के बाद क्या हुआ कि जो बाहर की जो ब्रिटिश जो वस्तुएं थी, ब्रिटिश कंपनी की जो वस्तुएं थी, उनका काफी ज्यादा प्रचलन होने लगा। ठीक है, और वो मतलब इतना ज्यादा प्रचलन होने लगा कि जो देसी जो हमारे थे कपड़े थे वो सारे ठप पड़ गए। ठीक है, और मेन सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था वो कपड़े उद्योग को, भारतीय जो कपड़े उद्योग थे उनका नुकसान हुआ था। तो ये भी एक क्रांति का कारण था। अब देख लेते हैं सैन्य कारण। ठीक है, सैन्य कारण देख लेते हैं। वह ये था कि जो ब्रिटिश कंपनी थी, ठीक है, जो उनमें जो जितने सिपाही थे, उन सिपाहियों में 87% भारतीय सिपाही थे। सोचने वाली बात है, 87% भारतीय सिपाही थे। फिर भी साला उन लोगों ने कैसे राज कर लिया, फूट डाल डाल के। सोचने वाली बात है। ठीक है, और 87 अंग्रेजी दल में थे, फिर भी उन्हें क्या किया जाता, निम्न नजर से, मतलब उनको निम्न नजर से देखा जाता था, उनको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था, ऐसा था। ये भी एक कारण था। और भारतीय सिपाही को उसी रैंक के, मतलब जो भारतीय सिपाही थे, ठीक है, मान लीजिए हम भारतीय सिपाही हैं, हम मान लीजिए एसआई के रैंक पे हैं। ठीक है, और जो यूरोप सिपाही थे, ब्रिटिश सिपाही थे, वो भी एसआई के रैंक के थे। तो हमसे ज्यादा वेतन जो ब्रिटिश सिपाही थे उसको मिलता था। एक ही रैंक के हैं और उसको ज्यादा वेतन मिल रहा है। ये भी एक कारण था जिससे सिपाहियों का, मतलब सिपाहियों में
क्या हुआ, क्रोध की भावना उत्पन्न हो गई, विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। ठीक है। और 1857 में क्या हुआ कि कैनिंग ने नया कानून जारी किया था और कहा था, कैनिंग ने क्या किया था 1856 में नया कानून जारी किया और कहा था ना कि कोई भी भारतीय सिपाही हो, अगर वो ब्रिटिश कंपनी में काम कर रहा है तो ब्रिटिश के आदेश पर उसको 7 समुद्र पार भी भेजा जा सकता है। ठीक है, 7 समुद्र पार भी भेजा जा सकता है, ऐसा कैनिंग ने कहा था। तो ऐसा कहेगा तो भारतीय चुप बैठेंगे क्या? उनको भी लगा कि अरे साला ये तो क्या कर रहे हैं हम लोगों पे, काफी ज्यादा अत्याचार कर, जबकि अत्याचार तो पहले से आ रहा था। लेकिन देखिए, धार्मिक चीजों में, अगर धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप कीजिएगा, चाहे अभी हो चाहे कभी भी हो, तो क्या होगा, विरोध बहुत बड़ा होगा। ठीक है, विरोध बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, कैनिंग ने कहा कि समुद्र पार जा सकता है। कैनिंग के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, 1857 में क्रांति के दौरान वो क्या था, मतलब भारत का राजनेता था कैनिंग। ठीक है, और गवर्नर जनरल भी था, सिंपल सा बात है। और 1858 में पहला वायसराय बना कैनिंग। ठीक है, तो लास्ट गवर्नर जनरल भारत का कौन, कैनिंग, और पहला वायसराय कौन, वो भी कैनिंग। और भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ उसी के टाइम में 1861 में, और पोर्ट विलियम प्रणाली की भी शुरुआत हुई कैनिंग के कार्यकाल में ही। ठीक है, और व्यापगत के मतलब विद्रोह के बाद विद्रोह के बाद इसने क्या किया था, व्यापगत के सिद्धांत को वापस ले लिया था। ठीक है, कैनिंग ने, समझ रहे ना, हड़प नीति व्यापगत सिद्धांत मैंने यहाँ पे बताया। और भारतीय दंड संहिता को भी लाया गया 1858 में कैनिंग के टाइम पे ही। तो ये कारण थे। और एक और कारण है कि बैरकपुर, मतलब ये तो कारण है ही, अब मैं भी ये भी कारण बता देता हूँ, जो चर्बी वाला था कारण, मतलब बंदूकों में। बैरकपुर में एक कहानी के थ्रू हम जानते हैं। ठीक है, बैरकपुर में, ठीक है, एक चरवाहा था। बैरकपुर में एक चरवाहा था। ठीक है, एक चरवाहा था, मतलब गाय वो चरा रहा था। ठीक है, और एक तीर्थ यात्री था, मतलब पंडित था, वो तीर्थ यात्रा करते हुए कहीं जा रहा था। ठीक है, और चरवाहा जो था वो निम्न कुल का था। ठीक है, जो तीर्थ यात्री था वो उच्च कुल का, मतलब छोटी जाति बड़ी जाति, समझ लीजिए आप। तो चरवाहा को, मतलब उसको प्यास लग गई चरवाहा को, और आसपास देखा वो, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अब एग्जांपल समझिएगा, जरूरी नहीं कि ऐसा हुआ हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो चरवाहा को प्यास लग गया, तो तीर्थयात्री के पास, मतलब उनके पास पानी होता है, तो उसने, चरवाहा ने बोला तीर्थयात्री से कि प्यास लगी, हमको पानी पिला दीजिए। तो तीर्थयात्री बोलता है कि तुम, मतलब जात उसका पूछ लेता है, तो वो निम्न जात का था, तो बोलता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम निम्न जात के हो, अगर मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। तो उसी पे चरवाहा क्या बोलता है कि महाराज, अब छोटी जाति बड़ी जाति कोई नहीं देख रहा, अब तो अंग्रेजों के पिस्टल में भी गाय और सुअर की चर्बी है, उसे भी वो दांत से खोलते हैं, तो निम्न जाति और ऊंची जाति का क्या बड़ा बात हो गया। तो तीर्थयात्री पूछता है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है? तो चरवाहा बोलता है हाँ ऐसा हो रहा है, ये एक घटना थी। ठीक है, और यही घटना, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, और ऐसे ही करके ये घटना पूरे सिपाहियों में फैल गई। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कैसे विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ, जो मेन जो जगह था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, डेट क्या था, विद्रोह का टाइम कब तय किया गया था, और टाइम से पहले क्यों स्टार्ट हो गया विद्रोह, उसके केंद्र कौन कौन से थे, और केंद्र थे तो शासक कौन कौन से थे उसके। ठीक है, और कैसे असफल हो गया, क्या हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड फुल हो गया तो मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, और देखेंगे कैसे जब हमारा देश एकजुट हुआ था तो कैसे हम लोगों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, लिटरली छक्के छुड़ा दिए थे। ठीक है, और कैसे असफल हो गया, इतना व्यापक रूप पे भी होने के बाद भी असफल हो गया, ये सारी चीजें भी हम जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जो 1857 के विद्रोह के जो भी कारण थे उसके बारे में हम लोगों ने अभी तक देख लिया है। अब हम देखेंगे विद्रोह की जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई थी। ठीक है, और फिर कैसे कैसे वो विद्रोह धीरे धीरे बढ़ता गया और उसने काफी व्यापक रूप धारण कर लिया, ये सारी चीजें हम अब जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, क्रांति का जो विद्रोह तो काफी, मतलब कारण तो काफी सारे उत्पन्न हो गए थे, लेकिन विद्रोह का एक टाइम होता है, टाइम फिक्स किया गया था। ठीक है,
वो किया गया था 31 मई तय किया गया था, ठीक है, 1857। 31 मई 1857 को क्रांति का जो दिन था वो तय किया गया था, ठीक है। और मतलब सारे जो जगह पे संदेश पहुंचाने का काम, मतलब बताने का काम कि देखो क्रांति शुरू होने वाली है, मतलब इस टाइम को क्रांति करना है। बहादुर खान जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर और उनके भाई, ठीक है, बाला साहब को ने किया था, ठीक है। और वो मतलब तीर्थ यात्रा के बहाने या फिर कोई किसी जरिए के बहाने वो विद्रोह मतलब कर रहे थे, मतलब विद्रोह नहीं कर रहे थे, मतलब सूचना दे रहे थे, सब जगह पे एकत्रित कर रहे थे। एकत्रित करने का काम, ठीक है, बहादुर शाह जफर का और नाना साहब का, ठीक है, था। उनका काम था कि विद्रोह को मतलब एकत्रित करना, शासकों को एकत्रित करना कि हाँ 31 मई को क्या होने होगा, विद्रोह होगा, आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। तो हुआ क्या, इसी बीच क्या होता है, इसी बीच क्या हो जाता है कि फरवरी 1857 में क्या हो जाता है कि बैरकपुर छावनी में, ठीक है, बैरकपुर छावनी में 19 नंबर पलटन को नए कारतूस इस्तेमाल करने को कहा गया, ठीक है। बैरकपुर छावनी में 19 नंबर पलटन को नए कारतूस, जिसमें फैल गई थी अफवाह की सुअर और गाय की चर्बी है, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, लेकिन सिपाहियों ने मना कर दिया। कौन करेगा, मना कर दिया। याद रखिए इस 19 नंबर के पलटन में मंगल पांडे भी थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मना कर दिया। फिर मना कर दिया तो अब अंग्रेज भी कोई नीति या कुछ ना कुछ तो नीति, अपना उपाय वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे, ठीक है। फिर उसके जस्ट बाद, फरवरी के जस्ट बाद मार्च में 29 मार्च 1857 को, ठीक है, क्या किया गया, पलटन को परेड मैदान में बुलाया गया, ठीक है। जो पलटन थी उसको 19 नंबर की पलटन, उसको परेड मैदान में बुलाया गया, ठीक है। और क्या किया गया, उनको कारतूस दिए गए और कहा गया कि तुम क्या करो, इसका यूज करो। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, मंगल पांडे उसी पलटन में थे, वो कूद गए, मतलब उनके पास जो बंदूक थी पहले से भरी हुई थी, ठीक है, वो उसके साथ ही मैदान में कूद गए और उन्होंने क्या किया, प्रोत्साहन किया अपने सिपाहियों का कि चलो हमें झुकना नहीं है, हमें इनका सर्वनाश करना है, हमें ब्रिटिश कंपनियों का क्या करना है, सर्वनाश करना है, ठीक है। और जो देसी सिपाही थे वो मंगल पांडे के, मतलब मंगल पांडे को देख के शॉक्ड हो गए कि मंगल पांडे ने काफी बहादुरी काम किया था। उनको लगा कि अब समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या, वो कंफ्यूजन में थे, ठीक है। तो इससे पहले, ठीक है, कुछ हो पाता जो थे, ठीक है, ह्यूसन थे, ठीक है, सार्जेंट क्या थे, ह्यूसन थे। उन्होंने क्या किया, कहा कि मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लो। भारतीय सिपाहियों से ही कहा कि मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लो। तो वो तो खुद थे कि तो हमारा ही भाई बंधु है मंगल पांडे, ठीक है। तो वो गिरफ्तार कैसे करे, तो वो कभी अंग्रेज की तरफ देख रहे थे, कभी मंगल पांडे की तरफ देख रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। और इसी बीच में क्या किया, मंगल पांडे ने ह्यूसन को क्या किया, किसको, सार्जेंट ह्यूसन को क्या किया, उसने गोली मार दी। मंगल पांडे ने क्या किया, गोली मार दी, ठीक है। और गोली लगने की वजह से ह्यूसन क्या हो गया, ह्यूसन मारा गया, ठीक है। ह्यूसन वहीं पे मतलब एक ही गोली लगा और वो मर गया, ठीक है। और जब वो मर गया तो लेफ्टिनेंट वॉग ने क्या कहा, लेफ्टिनेंट वॉग ने उससे कहा कि मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाए, ठीक है, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो क्या हुआ, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन और ऐसा किया तो सिपाहियों ने ऐसा किया नहीं, ठीक है। तो वॉग ने क्या किया, मंगल पांडे को गोली मारी, लेकिन मंगल पांडे उससे बच गए, ठीक है। मैं एक एक वर्ड नहीं छोड़ूंगा, एक शब्द, मतलब एक एक घटना को एकदम बारीकी से बताऊंगा। अगर आपको देश प्रेम है और आपको जो क्रांतिकारियों ने क्या बलिदान दिया था और उनका साहस क्या था उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो क्या किया, उसने गोली चला ली, किसने, वॉग ने, लेकिन मंगल पांडे बच गए, ठीक है। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि जितने भी अंग्रेजी सिपाही थे उन्होंने क्या किया, मंगल पांडे को घेर लिया, ठीक है। लेकिन मंगल पांडे क्या हुए, झुके नहीं उनके सामने। मंगल पांडे ने भारतीय सिपाहियों को फिर भी कहा कि आप आगे आओ मेरे भाइयों, मदद करो, हमें अंग्रेजों को क्या करना है, भगाना है। ये सारी चीजें कह रहे थे मंगल पांडे। लेकिन भारतीय सिपाही, क्योंकि उनके लिए एक अचानक सी घटना थी तो वो शॉक्ड थे। लेकिन क्या किया, अंग्रेजी सिपाहियों ने मंगल पांडे को घेर लिया
और घेर लिया। तो ये देखकर वो जान गए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अंग्रेज की गोली से मरने से अच्छा है कि मैं खुद ही अपने आप को मार लूं, अंग्रेज के हाथों से मरने से अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया, चंद्रशेखर आजाद की तरह अपने आप को सीने में गोली मार लिया। लेकिन वो मरे नहीं, ठीक है, वो मरे नहीं। उनको अस्पताल ले जाया गया, उनका इलाज करवाया गया। और फिर उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को उस देशभक्त को, मंगल पांडे को क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। डेट याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये तो विद्रोह का काफी कारण था ही। तो ये सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था वो बैरकपुर में ही हुआ था, सबसे पहला विद्रोह। ठीक है, उसके बाद ये विद्रोह धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर ये विद्रोह कहाँ हुई, मेरठ और दिल्ली में। ठीक है, जिसको मेरठ और दिल्ली की क्रांति भी कहते हैं। मेरठ और दिल्ली में क्या हो रहा था, ठीक है, कि 6 मई 1857 में, ठीक है, 90 हिंदुस्तान फौजी थे जो, ठीक है, 90 हिंदुस्तान फौजी थे, उन्हें नए कारतूस इस्तेमाल करने के लिए दिए गए। ठीक है, नए कारतूस इस्तेमाल करने के लिए दिए गए। और 90 में से 85 सिपाही जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कह दिया कि भाई हम नहीं करें, क्योंकि हमारे धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध है। मुसलमानों ने कहा कि हम गाय सुअर की चमड़ी को अपनी जुबान से नहीं टच कर सकते, और हिंदुओं ने कहा कि हम गाय की चमड़ी को जुबान से नहीं खोल सकते क्योंकि उसमें गाय की चर्बी है। ठीक है, ऐसा हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, ये घटना काफी शर्मनाक थी, काफी ज्यादा शर्मनाक थी ये घटना। ठीक है, क्योंकि 85 सिपाहियों ने क्या किया था, उपयोग करने से मना कर दिया था। दोस्तों वो घटना जो अंग्रेज इतिहासकार है ना, वो काफी इसके बारे में मतलब अच्छे से इसका करते हैं, इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि 85 सिपाहियों को भरे मैदान में पूरे हिंदुस्तानियों के सामने उनकी वर्दी उतरवाई गई, उनके कपड़े उतरवाए गए। ठीक है, और उन्हें नंगा करके, बहुत ही बुरा लग रहा है बोलने में कि हमारे हिंदुस्तानी सिपाहियों को कौन कौन सी स्थिति से वो गुजरे थे, उन्हें मतलब एकदम नंगा करके नहीं, पूरा वर्दी उसका उतरवा दिया गया। ठीक है, और उन्हें हिंदुस्तानियों के सामने जेल में बंद कर दिया गया और उनका कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें 10 साल की सजा सुना दी गई। ठीक है, 10 साल की सजा सुना दी गई। तो इसके बाद जो घटना हुई थी वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी मतलब इससे ही इन सिपाहियों में इतना क्या हुआ, शर्म ऐसी चीज है ना, शर्म जो इंसान को कुछ करने नहीं देता। ठीक है, और बेइज्जती ऐसी चीज है जो इंसान को कुछ भी करने में मजबूर कर देता है, वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो जब इनको क्या किया गया, 10 साल की सजा सुना दी गई। लेकिन जो बाकी बचे हुए जो सिपाही थे उस टाइम पे, ठीक है, मेरठ में, जब वो सिपाही कहाँ गए, बाहर जब गए हैं किसी काम के लिए या फिर बाजार गए हैं, तो जो बाकी हिंदुस्तानी थे उन्होंने उन सिपाहियों पे बहुत ताने मारे कि तुम चूड़ियां पहन लो, तुम तो नापुंसक हो, तुम तो कुछ करने लायक नहीं हो। एक वो थे जो देश की आजादी के लिए जेल में बंद हो गए और एक हैं मर्द बन के तो घूम रहे हैं। ऐसी ऐसी तानाएं मारी गई हमारे सिपाहियों को कि वो क्रोध से दम भनभना उठे, दम पनक उठे, कि दम नहीं, अब हम उन्हें भी लगा कि नहीं ये सही बोल रहे हैं। ठीक है, और फिर आई वो दिन, 9 मई की रात को विद्रोह का संदेश भेजा गया। कहाँ भेजा गया, दिल्ली भेजा गया कि हम 31 मई का वेट नहीं करेंगे, हम विद्रोह शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि डेट था 31 मई का, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 31 मई का वेट नहीं करेंगे, हम विद्रोह शुरू करने वाले हैं। ठीक है, फिर संदेश भेजा गया। फिर 10 मई 1857 को दिन था रविवार। ठीक है, कौन था, दिन था रविवार। क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, पूरा विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों को लत्तम जुत्तम जो भी थी सबसे उनका सफाया करना चालू कर दिया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो जेल थे उसको तोड़ा और जो सिपाही थे जिनको क्या कर दिया गया था, जिनको बंद कर दिया गया था, उनको छुड़वाया उन्होंने। ठीक है, कब्जा करके। और मेरठ में बहुत सारे, जो मेरठ था उसमें बहुत सारे अंग्रेज मारे गए। ठीक है, दफ्तरों को आग लगा दिया गया, अंग्रेज जो दफ्तर थे उनको आग लगा दिया गया, अंग्रेजों को मारा गया, जिनके खजाने थे वो लूटे गए, काफी सारी ऐसी चीजें करे गए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें करे गए। और फिर उन्होंने क्या किया, उनपे मेरठ से जब फिर सिपाही निकले कहाँ, आगे की ओर गए। ठीक है, जब दिल्ली की तरफ चल निकले, ठीक है, मेरठ से, तो जो दिल्ली में
कर्नल रूपले था, ठीक है, 54 नंबर पलटन को मतलब कमान संभाल रखा था, 54 नंबर देसी सिपाही पलटन का कमान संभाल रखा था। जब मेरठ के सिपाही या दिल्ली पहुंचे तो कर्नल रूपले ने क्या किया, 54 नंबर पलटन को कहा कि उन पे हमला करो, देसी सिपाही जो उधर से आ रहे थे, दिल्ली मेरठ से आ रहे थे, उन पर हमला करो। और ये भी देसी सिपाही, वो भी देसी सिपाही, देश प्रेम तो जागना ही था, है क्या, देश प्रेम तो जागना ही था। तो क्या किया, जब देखा 54 नंबर पलटन ने, जिसको कर्नल रूपले ने आदेश दिया था, तो उसने कहा ये भी तो देसी सिपाही हैं। तो उनके जो देखा कि इनको क्रांति का कितना जुनून है, तो 54 नंबर पलटन के दिल में भी क्या हुई, क्रांति की लहर दौड़ उठी। और दोनों आपस में हमला करने तो दूर, दोनों आपस में हाथ मिलाने लगे, गले मिलने लगे और नारे लगने लगे कि अंग्रेजों का खात्मा हो, ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो, ऐसे नारे लगने लगे। ये देखकर कर्नल रूपले काफी डर गया, काफी मतलब वो भयभीत हो गया और वो भागने की कोशिश भी की, लेकिन सिपाहियों ने क्या किया, कर्नल रूपले को मार दिया। फिर वो दिल्ली और मेरठ के सिपाही कश्मीरी दरवाजा से दिल्ली पहुंचे, ठीक है, और लाल किला पे पहुंचकर क्या किया, सिपाहियों ने यानी क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर के नाम पर 21 तोपों की सलामी दी। क्या की, 21 तोपों की सलामी दी, ठीक है, सलामी दी। और 11 मई से 16 मई तक अंग्रेजों का सफाया हो गया दिल्ली में, ठीक है, 11 मई से 16 मई तक पूरा मार मार के भगाया, अंग्रेजों का सफाया हो गया। लेकिन एक जो था, एक चीज अभी तक क्रांतिकारियों से बचा हुआ था, वो था क्या, दिल्ली का शस्त्रागार। उसमें बहुत सारे शस्त्र थे, तोप थे, बम थे, बहुत सारे ऐसे शस्त्र थे जो अगर अंग्रेजों के हाथ लग जाते अभी भी तो ये दिल्ली की क्रांति व्यर्थ चली जाती। तो सिपाहियों ने क्या किया, उस पर आक्रमण किया और काफी भीषण युद्ध हुआ उस शस्त्रागार को कब्जा करने के लिए। उधर से अंग्रेज सिपाहियों ने तोप छोड़े, इधर से हिंदुस्तानी सिपाहियों ने भी तोपों से हमला कर दिया। लेकिन उसी में से एक अंग्रेज ने क्या किया, शस्त्रागार में आग लगा दिया, क्योंकि बारूद काफी ज्यादा मात्रा में था, तो काफी ज्यादा बड़ा विस्फोट हुआ उसमें, ठीक है, उस शस्त्रागार में। जिससे हुआ क्या कि 9 अंग्रेज, 25 सिपाही और 300 दिल्ली वासी मारे गए, ठीक है, 300 दिल्ली वासी मारे गए। लेकिन पूरे दिल्ली और मेरठ पे किसका कब्जा हो गया, हमारे भारत का यानी भारतीय सिपाही क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया। और बहादुर शाह जफर को क्या किया गया, शासन मतलब बहादुर शाह जफर का शासन फिर से स्थापित हो गया और बख्त खां को सेनापति बनाया गया, ठीक है। ये तो दिल्ली की बात, मेरठ और दिल्ली। इसके बाद क्रांतिकारियों मतलब क्रांति की लहर जो थी, उसके बाद सीधे उसके नजदीक में था बुलंदशहर। बुलंदशहर में क्रांतिकारी की लहर पहुंची, ठीक है, और बुलंदशहर में 9 नंबर पलटन के सिपाहियों ने क्या किया था, एक क्रांतिकारी प्रचारक था। क्योंकि सॉरी मैं एक चीज बताना भूल गया, जब ये क्रांतिकारी शुरू हुई थी ना, तो बहुत सारे मतलब जो पंडित, छोटे छोटे वर्ग से लोग, मतलब ग्रामीण लोग भी क्रांति का प्रचार करते थे। और क्रांति का प्रचार ऐसे करते थे कि कमल का फूल, मतलब प्रचार का जो चिन्ह था वो कमल का फूल था और चपाती था, चपाती यानी रोटी था, ठीक है। और ऐसे वो क्रांतिकारी का प्रचार करते थे। अगर कोई क्रांतिकारी का प्रचार मतलब अगर कोई कर रहा है तो वो दूसरे को देता था कि हाँ क्रांतिकारी के हम प्रचारक हैं, और वो आदमी क्या करता था, उसमें से एक रोटी तोड़ के थोड़ा सा तोड़ के खा लेता था, फिर वो दूसरे को देता था, फिर उसमें से वो थोड़ा तोड़ के खा लेता था, फिर वो तीसरे को देता था। ऐसे करते करते मतलब फैलता था, और जिसके पास लास्ट में टुकड़ा बचता था वो खाता था। फिर बाजरे या आटा या फिर जौ गेहूं किसी की भी रोटी बनाकर फिर उसका काम था कि वो क्रांति को और आगे फैलाए, ठीक है। ऐसा धीरे धीरे फैल रहा था। तो क्रांति का चिन्ह क्या था, कमल और रोटी था, ठीक है। तो बुलंदशहर में यही हुआ कि 9 नंबर के पलटन ने जो क्रांतिकारक प्रचारक था उसको पकड़ लिया, ठीक है, उसको पकड़ लिया। और पकड़ लिया तो क्या किया, प्रचारक को पकड़ लिया। तो प्रचारक को क्या किया गया, जो क्रांतिकारी प्रचारक था उसको अलीगढ़ ले जाया गया, और अलीगढ़ ले जाया गया तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसको फांसी की सजा दे दी, ठीक है। क्रांतिकारी की लहर तो ऐसी ही मतलब ज्वाला थी, ठीक है, हिंदुस्तानी सिपाहियों में भड़की हुई थी। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक और छोटी सी गलती कर दी, ठीक है। क्या गलती की देखते हैं। प्रचारक क्या किया, फांसी की सजा दे दी, सुना दी, और 20 मई 1857 को देसी सिपाहियों के सामने क्या किया, उस सिपाही प्रचारक को फांसी दे दिया गया, ठीक है। एक तो पहले से ये भरे पड़े थे और इनको एक ओवरडोज मिल गया। उनको लगा कि उनके दिल में लगा कि ये देखो, ये भारतीय
जो क्या किया, देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी पे लटक गया। ठीक है, फांसी को एक्सेप्ट कर लिया, इसको फांसी मिल गया कि हम हैं जो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे हैं। ऐसी भावनाएं उनमें उत्पन्न होने लगी और उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, विद्रोह कर दिया, सिपाहियों के सामने उसे फांसी दे गए, सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया गया। और विद्रोह को देखकर क्या किया, अंग्रेजी थे वो डर गए। ठीक है, डर गए तो फिर विद्रोह जब शुरू हो गया तो अंग्रेज काफी डर गए और रातों रात अलीगढ़ अंग्रेजों से खाली गया। इतना खौफ हो गया था हमारे देसी सिपाहियों का अंग्रेजों को कि वो रातों रात अलीगढ़ छोड़ के भाग गए। वो सुने ना, क्या नाम है, कमलेश, कहां से आए, भक्के। तो ऐसे क्या, कौन है, ब्रिटिश कंपनी, कहां से आए हैं, हिंदुस्तानियों के डर से, भक्के। ऐसे उन्होंने वो भाग गए। ठीक है, फिर क्रांति की लहर उसके बाद मैनपुर और इटावा के पास पहुंची। ठीक है, इटावा के कलेक्टर कौन थे, ह्यूम थे। ह्यूम ने सोचा कि हम मदद मांगते हैं, जो देसी रियासत थे उस टाइम के, जैसे कि बहादुर शाह जफर हो गए, बख्त खां हो गए, इन सबों से क्या कि मदद मांगते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें कोई मदद मिली ही नहीं, क्योंकि सबको था कि अंग्रेजों को क्या करना है, मार के भगाना है। तो काफी ज्यादा विद्रोह, जब मदद मिली नहीं तो सिपाहियों ने काफी ज्यादा विद्रोह कर दिया, बहुत विद्रोह कर दिया। और विद्रोह में क्या, मजिस्टर डैनियल भी मारे गए। वहां के जो मजिस्ट्रेट थे मिस्टर डैनियल, वो भी मारे गए। बचे हुए अंग्रेज भाग गए। ठीक है, बचे हुए अंग्रेज भाग गए और जो थे उनके जो कलेक्टर थे ह्यूम, वो उन्होंने क्या किया, साड़ी वाड़ी पूरा पहन के, ठीक है, पूरा साड़ी वाड़ी पहन के, इतना डर था हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों का कि पूरा प्रॉपर लड़की बन के मेकअप वेकअप करके साड़ी वाड़ी पहनकर वो भागा था। इसलिए वो बच पाया, नहीं तो नहीं बच पाता। ठीक है, तो मैनपुर और इटावा भी अंग्रेजों से मुक्त हो गया। ठीक है, फिर बरेली की बात आती है। ठीक है, फिर क्रांति की लहर पहुंची कहां, बरेली में पहुंची। मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, एक एक चीज बारीकी से एकदम जड़ तक पहुंच कर बताऊंगा, क्योंकि भाई ये देश की बात है। ऊपर से सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है, लेकिन एक बेसिक नॉलेज, देखिए बेसिक नॉलेज उसमें इम्पोर्टेंट रहता है। बेसिक नॉलेज हर चीज में बताता हूँ, उसमें इम्पोर्टेंट रहता है। जिस चलो ऊपर से पढ़ लिया एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन भाई एग्जाम तो आएगा, लेकिन हमारे देश की बात है। ठीक है, देश की बात, देश के सम्मान की बात है। ठीक है, हमारे क्रांतिकारियों की बात है, इसलिए हम जड़ से पढ़ेंगे, क्या क्या किया, क्या क्या बोला, सब बताएंगे हम इसमें। ठीक है, फिर बरेली की बात आई, क्रांति की लहर बरेली में पहुंची और बरेली में जो क्रांतिकारी की जो योजना बना रहे थे वो थे खान बहादुर खान। ठीक है, वो योजना बना रहे थे और 31 मई 1857 को 68 नंबर की पलटन ने क्या कर दिया, क्रांति का विद्रोह कर दिया। इतने भर गए थे ना अंग्रेजों के अत्याचार से, ये लगान वो लगान, 10 प्रकार के तो लगान लगा रहा था सब। ठीक है, और इधर हड़प नीति, इतना सारा चीज कर दिया था ना कि वो भर गए थे। ये है ना डायलॉग प्रियंका चोपड़ा का, किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, है ना, वही वाला चीज है। ठीक है, तो 68 नंबर की पलटन ने 31 मई को क्या किया, क्रांति का विद्रोह कर दिया। सभी अंग्रेज, जितने भी अंग्रेज थे बरेली में, जितने भी अंग्रेज थे, सबको ढूंढ कर मारा गया। एक एक से चुन कर बदला लिया गया, चुन कर अंग्रेजों से बदला लिया गया। ठीक है, 31 मई की जब क्रांति हुई बरेली में, लेकिन 32 अंग्रेज ही बच सके थे। ठीक है, और खान बहादुर खान का खान बहादुर खान को पूरे बुंदेलखंड का सेनापति बना दिया गया। ठीक है, यहाँ भी अंग्रेजों का साम्राज्य का पतन हो गया। कैसे, प्यार से हुआ ना। ठीक है, प्यार से हुआ ना। फिर उसके बाद 30 जून को आजमगढ़ में क्या हुआ, 17 नंबर की पलटन ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, देखिए कोई चीज ना कभी कभी देखा हिसकी समझते हैं, देखा हिसकी मतलब एक कहावत है कि हजाम की देख के बाल बढ़ते हैं, चाहे हजाम के देख के नाखून बढ़ रहा है, ऐसे कहावत है। ठीक है, अगर देखिए, अगर सब में तो क्रांति की लहर थी, अगर कोई एक भी विद्रोह नहीं करता ना तो विद्रोह होता, लेकिन काफी ज्यादा टाइम लगता उसमें। जब देखा कि अरे लगता है ना कि अरे यार वो कर सकता है, वो देश के लिए अपना जान दे सकता है, तो हम कहीं नहीं दे सकते हैं, ऐसी भावना उत्पन्न होने लगी थी सारे क्रांतिकारियों में। ठीक है, तो 30 जून को आजमगढ़ में 17 नंबर की पलटन ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, विद्रोह कर दिया, लेकिन
यहाँ विद्रोह कर दिया, यहाँ थोड़ा सा हम लोग प्यार से आए। अब कितना मारेंगे, मारते मारते अंग्रेजों को थक गए थे हम लोग, ठीक है, मारते मारते थक गए थे। लेकिन यहाँ आजमगढ़ में अंग्रेजों को मारा नहीं, उसको जाने दिया गया, भाई कि तुम निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा सफाया हो जाएगा, अट्टम बट्टम खीसा खत्म, ठीक है, कर दिया जाएगा। फिर बनारस की क्रांति की लहर ऐसे धीरे धीरे बनारस में पहुंची। बनारस में 4 जून 1857 को अंग्रेजों ने देसी सिपाहियों क्या किया, इतने डर गए थे, ठीक है, इतने डर गए थे अंग्रेज कि बनारस में देसी सिपाहियों को बुलाकर कहा गया कि आप अपना हथियार नीचे रख दो। इतने डर गए थे कि अगर इनके पास हथियार रहेगा तो कहीं ये भी विद्रोह न कर दें, इतना खौफ हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, 4 जून को देसी सिपाहियों को हथियार रखवाना चाहा, ठीक है, हथियार रखने के लिए बोला गया, ठीक है। लेकिन सिपाहियों ने जैसे ही अंग्रेज कुछ कर पाते, इससे पहले देसी सिपाहियों ने, क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों पे हमला कर दिया, ठीक है, अंग्रेजों पर हमला कर दिया, जिससे अंग्रेज काफी डर गए, इधर उधर भागने लगे। तो उसी में क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, जो सिख पलटन थी हमारी, सिख सवा सिख नु एक लड़ावा जो है हमारी, सिख का बात ही कुछ और है, ठीक है, बात ही कुछ और। वो अकेले भी रहेंगे ना तो डरते नहीं किसी से, चाहे सामने 1000 ही का है ना, वो अकेले डरते नहीं, डरेंगे ही नहीं, उनमें डर नाम का चीज ही नहीं होता है, ठीक है, जो सिख होते हैं। तो यहाँ सिख देसी सिपाही थी, ठीक है। तो सिख पलटन को अंग्रेजों ने कहा हमला करने के लिए कहा कि तुम उन पे हमला करो। अब जैसे ही सिख पलटन ने देखा, वो तो उनके अंदर तो देशभक्ति की भावना पहले से थी, जैसे उन्होंने देखा कि वो विद्रोह कर रहे हैं तो वो उन्होंने भी क्या किया, वो दोनों आपस में मिल गए। हमला करने से दूर ये भी भारत माता की जय, अंग्रेजों का सर्वनाश हो, सिख पलटन ने भी हल्ला मतलब ऐलान कर दिया और वो दोनों मिल गए, भारतीय सिपाही और सिख पलटन दोनों मिल गए। और फिर अंग्रेजों को खदेड़ कर मारा गया, खदेड़ कर मारा गया, ठीक है। और अंग्रेजों को मारा तो गया, लेकिन फिर शांतिपूर्वक उनको बनारस से जाने दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो था बनारस का। इतने में आपने देखा कि बुलंदशहर, बरेली, बनारस, ठीक है, ईटानगर और मेरठ, दिल्ली, ये सारे जगह पे हमने देखा कि कैसे कैसे क्रांति शुरू हो रही थी, ठीक है। अभी तो बस ट्रेलर है, अभी तो इंटरवल भी नहीं हुआ है, ठीक है। मैं चाहता था इसको शॉर्ट में ही पढ़ा सकता था, लेकिन इसके बाद भी देखिए जगह बोर्ड काफी छोटा है, तो जिसमें मेरे को पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसमें अट नहीं पा रहा है। मैं ट्राई करूंगा कि बड़ा बोर्ड ले लूं, ठीक है, जिसे अगर बड़ा बोर्ड आता तो एक ही बार में मैं क्लास खत्म कर देता। तो मैं इसको 2 भाग में बनाऊंगा, ठीक है, ये भाग 1 है, अगले बार मैं भाग 2 बनाऊंगा। नहीं तो अगर भाग 2 नहीं बने तो मैं कोशिश करूंगा इसी में एडजस्ट कर दूं, इसके बाद में देखूंगा अगर हो पाएगा इसी में एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद क्रांतिकारियों ने क्या क्या किया, यह असफल, इसके बाद हम देखेंगे यह असफल क्यों रहा, क्या कारण था, ठीक है। उसके मुख्य जो क्रांतिकारियों के जो मुख्य केंद्र थे कौन थे, किसने केंद्र को दबाया, ठीक है। इतने सारे क्रांतिकारी हो रहे थे तो दबने वाली बातें नहीं थी। हिंदुस्तानी जो थे ना, उन्होंने भी क्या किया था, अंग्रेजों का क्या किया था, साथ दे दिया था। क्योंकि जो मध्यम वर्ग के जो थे ना, मध्यम वर्ग के जो हिंदुस्तानी थे, जो मतलब देसी मतलब हिंदू थे, वो इन्होंने क्या किया था, पढ़ाई वढ़ाई मतलब ज्यादा कर लिया था उन्होंने। कितना बोलता है कि पढ़ लिया है तो काबिल बन रहा है, तो वो सही में काबिल बन रहे थे। जो इंडियन थे, जो हिंदुस्तानी थे, वो क्या थे, कुछ जो काफी ज्यादा मात्रा में जो लोग थे वो क्या कहते हैं, शिक्षा उन्होंने ग्रहण कर लिया था। तो शिक्षा ग्रहण कर लिया था तो वो नौकरी वोकरी में ये सब सारी चीजें में बिजी थे। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हमारे जो देसी क्रांतिकारियों थे उनका साथ नहीं दिया था। ये एक रीजन था पतन का। लेकिन हम देखेंगे कि आगे क्रांति कैसे पहुंची, कितना आगे बढ़ी, क्या हुआ, किसने क्रांति को दबाया, क्या कारण था, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अभी झांसी बच रहा है, अभी मेन इंपॉर्टेंट झांसी की रानी, ये सारी चीजें भी बच रही हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। मैं ट्राई करूंगा इसी में ऐड कर दूंगा, नहीं तो अगर इसमें ऐड नहीं कर पाया तो मैं अगला वीडियो में इसको मैं पूरा कर दूंगा, ठीक है। तो ये थे हमारे क्रांतिकारी, हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उनका विद्रोह, ठीक है, उन्होंने कैसे विद्रोह किया और उनके बल की एक परिभाषा थी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली बार, नहीं तो हो सके तो इसी में ऐड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।